हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वह मरने वाला है, इसीलिए उसके मुंह से जो बोल निकल रहे हैं वो सच है। दरअसल विधि की अगर हम बात करें, यदि कानून की भाषा की बात कहें, और मरने से पहले कोई व्यक्ति यदि किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दे जाए तो वाकई वो सच बोल रहा होता है, ऐसा कानून भी मान लेता है। लेकिन उसका पुलिस, उसका कानून से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। वो कहता है कि मैं जो पैसा कमाता हूँ उस पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई यह रोज तिल तिल मरते हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ जीना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात वह कह देता है। साथ ही वह कहता है कि जो मेरी लाश हो उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत फटकने देना। साथ ही वह यह भी कहता है कि अर्थियों को विसर्जित ना किया जाए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो फिर मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी उसकी उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होगा ना, उसी गटर में विसर्जित कर देना, बया देना। लेकिन एक बात आखिर वो है, मेरे बच्चों को मेरे पिता और मेरी माँ को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने के लिए। उसने यह बात कही थी, और जब तक यह बात कही थी तो यह बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जहां पर यह सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल नहीं होती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने यह बात पूरी तरह से सुनी नहीं होगी, और जिसने भी यह बात सुनी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद चाहे वह सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, हर तरफ एक इसी बात की गूंज फैल रही है कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। और आज भी लोग उसको इंसाफ दिलाने में लगे हुए हैं, और जिसके लिए उसने एक कदम उठाया, उसने यह किया, उसकी अकड़ आज भी कम नहीं है। तो आगे हम इसी माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम का एक फोन पहुंचता है। उसमें बताया जाता है कि एक एआईआर इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि मंजुनाथ लेआउट स्थित टेलीफिनियम रेजिडेंसी में उसका एक कमरा होता है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद थे। तत्काल प्रभाव से उसको शव को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यह पता कर रही थी कि आखिरकार ये मरने वाला है कौन। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। उसी से वही से अपने घर परिवार का जो पैसे वगैरह भेजता था। लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है, साथ ही 24 पन्नों का उसका पत्र लिखा है, जिनके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की थी। अब छोटे छोटे हिस्से थे उसके, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास तक ये बात ना पहुंची हो। भारत के हर एक हिस्से में, हर एक जगह पर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो जज हो, पुलिस हो, या फिर आम आदमी हो, या किसी भी संस्था से संबंध रखने वाली व्यक्ति हो, किसी के पास ये बात पहुंच रही थी। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टीवी हो, अखबार हो, हर कहीं पे बात फैल रही थी। और साथ में आ रहा था जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। बस यह था। दरअसल उसके बाद तो पूरे देश भर से हड़कंप सी मच जाती है और समझ आ जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसने कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू जरूर थे। कहानी शुरू होती है बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है, वहां का एक बैनी बुसा रोड होता है, वहां का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी साल 2019 में उसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है। निकिता सिंघानिया जो कि रोहटा जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है।
लेकिन लड़की बहुत सलीके से बात करती थी। ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की इसकी जिंदगी में आए। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी सी बातें करती हैं दोनों की बातचीत जब होती थी तभी बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि जो लड़की के पिता हैं, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, अक्सर बीमार रहते हैं और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगता है कि क्यों इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी अगर हो जाएगी पिता के रहते हुए तो ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है। वहां पर परिवार के जो लोग हैं वो आते हैं, उनके सामने शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन का इनका ठहराव होता है। 2 दिन के बाद लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है बेंगलुरु में। यहाँ से वो जाता है सीधा मॉरिशस, और मॉरिशस में जाने के बाद 2 दिन का ये टूर होता है। लेकिन 2 दिन के बाद टूर में कुछ उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सा इसलिए महसूस हो रहा था कि जो लड़की होती है पहले वो अपना सामान खो देती है, उसके बाद फिर बस छोड़ देती है। इसी तरह की वो हरकत कर रही थी और जब वो ऐसी गड़बड़ी कर रही थी तब वो हंस देती थी। इंजीनियर को लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलुरु लेकर आता है और बेंगलुरु लाने के बाद एक अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाता है। उसे लगता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी का। इसके लिए वो उसकी तैयारी कराता है। जब तैयारी होती है तो फिर वह कहीं ना कहीं उसे नौकरी के लिए अफसर मिल जाते हैं। इसी बीच में खबर आती है 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार ही चल रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। और पापा की मौत के बाद यह सब वहां जाता है। इस लड़के के पापा भी 2 दिन के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ रहा था, उसके बाद ये वापस आते हैं और जो लड़का है अतुल, वह अपनी पत्नी निकिता को पहले अपने ऑफिस उसके ऑफिस छोड़ता था 13 किलोमीटर तक बाइक चलाकर। उसके बाद वहां से अपने ऑफिस जाया करता था। रोज का यही सिलसिला चल रहा है। लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा का एक सफर था जो लगातार सफर वह करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। पत्नी जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, बताया जाता है कि इसी बीच में उसकी पत्नी की नौकरी चली जाती है। पर इधर पत्नी की नौकरी चली जाती है, डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि इनसे थोड़ा सा काम कराइए क्योंकि काम कराना जरूरी है, शरीर का मूवमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन इसी बीच में माँ को बुला लिया जाता है ख्याल रखने के लिए। 1 BHK का इनका फ्लैट होता है, वह बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी माँ साथ में रहती है। इसी बीच में एक नौकरानी आती है जो घर में खाना बनाने के लिए, एक नौकरानी आती है जो साफ सफाई वगैरह करने के लिए आती है। जिंदगी बेहतरीन चल रही है। इसी बीच में बच्चा भी पैदा हो जाता है। इसी बीच में परिवार के लोगों की एंट्री भी हो जाती है। लेकिन जगह घर में कम थी, इसीलिए परिवार के लोगों को एक होटल में ठहरा दिया जाता है। यही से स्थिति इतनी बिगड़नी शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार वालों को लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोगों को दूर रखा गया होटल में, इससे अच्छा तो हमारा घर है, इस तरह की बात है। लेकिन इसी बीच में जब संबंध बहुत अच्छा चल रहे थे तो संबंध अच्छे होने के दौरान बताया जाता है कि लगभग 2 लाख की रकम वह लड़की अपने परिवार वालों को देती है, और यानी कि अपनी माँ को अपने भाई को दिलवा चुकी थी। अब जैसे ये पैसे जा चुके थे तो इसी बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर तकरार होना शुरू हो जाता है। जब नौकरी चली जाती है तो माँ और बेटे की बहुत सारी बातें भी हैं। छोटी छोटी बात, उधर वो बैठ के सीरियल देख रहे हैं। सीरियल देखने के बाद कहीं ना कहीं बेटी और माँ जब वापस में कम्युनिकेशन चल रहा था तो पति भी कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है। किसी ना किसी बात पर विवाद, किसी ना किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर तो कभी खुद को लेकर। जब इस तरह के विवाद चल रहे थे तो हालत कुछ ऐसी पैदा हो जाती है। साल 2021 में वो चली जाती है। हालांकि उसको एक बेटा भी होता है। माँ और बेटी बैठकर सीरियल देख रही होती है और कहीं ना कहीं सीरियल देखने के बाद बेटी और माँ के जब आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है तो पति से कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है। किसी ना किसी बात पर विवाद, किसी ना किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर कभी खुद को लेकर। जब इस तरह के विवाद चल रहे थे तो हालत कुछ ऐसी पैदा हो जाती है। साल 2021 में वो वहां से चली जाती है। हालांकि उसको एक बेटा भी हो जाता है।
वो पहले से प्रेग्नेंट थी तो उसको एक बेटा भी होता है, उसकी जिंदगी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे पर नहीं ध्यान दे रही थी। इसी बीच में यह भी बात सामने आती है कि जो लड़के की माँ है वो पूरी वेजिटेरियन है और जो लड़के की पत्नी है वो नॉन वेजिटेरियन है। पत्नी घर में कुछ ऐसी चीजें खाती थी जिससे माँ को ऐतराज होता था। ये लड़ाई की छोटी मोटी वजह होती बन जाती थी और यही बन जाती है वजह। यहाँ से अलग होने की वो यहाँ से सीधा अलग हो जाती है और अलग जाने के बाद 24 अप्रैल 2022 को वो जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है। निकिता सिंह हानिया और जाने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 115/2022 आईपीसी की धारा 4988323506 साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये पहला मुकदमा था जो उस लड़के उसके अतुल के साथ ही उसके पिता के, उसकी माँ के, उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद तो मुकदमों की ऐसी झड़ी लग जाती है कि चाहे वो हत्या का हो, हत्या मतलब कि मैंने बताया कि पीछे उसके पिता बीमार रहते थे और बीमार रहने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो इस लड़की ने यह आरोप लगाया कि मेरे पिताजी की मौत होती है वह मेरे पति के उत्पीड़न की वजह से होती है, इसीलिए उनकी जान चली गई। यह भी मुकदमा हो जाता है। साथ ही हत्या का प्रयास यानी कि लड़की के साथ मारपीट भी होती है पैसे के लिए, उत्पीड़न की लगातार दहेज के लिए इतना दबाव बनाया जाता है, 2 लाख चाहिए नहीं तो फिर मारपीट होती थी। साथ ही लड़की के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाने की कोशिश की जाती थी। ऐसी घरेलू हिंसा दहेज जब इस तरह की नो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तब वो लड़का बेंगलुरु से जौनपुर का सफर करना शुरू कर देता है। 1827 किलोमीटर का यह सफर होता है जब ये दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद, फिर एफआईआर, उसके बाद एफआईआर पर एफआईआर, नो एफआईआर जब हो जाती है 1827 किलोमीटर का सफर तय करके वो जौनपुर पहुंचता था ताकि अदालत में जो केस की सुनवाई चल रही थी बात कर सके, लेकिन पता चला कि जज साहब छुट्टी पर थे। पता चला कि लड़की नहीं आई है, पता चला कि किसी बात पर हड़ताल हो गई है। इसी तरह से लगातार वो चक्कर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। 2022 में पहला मुकदमा होता है और 2024 में दूसरा मुकदमा होता है। कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब अब हर दिन उसे किसी ना किसी परेशानी से, किसी ना किसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा था, तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पत्नी होती है, जज साहिबा होती है जो फैमिली कोर्ट की जज होती है, और इसी बीच में वो कहता है कि मैडम आप जानते नहीं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे में लिखवाने पर जो पति होते हैं बड़ी संख्या में वो अपनी जान दे देते हैं। तो पत्नी कह देती है तो फिर तुम पीछे क्यों हो, तुम क्यों नहीं देते जान। जब इस तरह की बात की थी, जब जज साहिबा जब ये बात सुन रही थी तो उसके बाद वो हंस देती है, बजाय वो यह समझाने की तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। जज साहिबा हंस देती है। इसी बीच में वह परेशान तो रहने लगता है कि क्योंकि बार बार उसके चक्कर लग रहे थे तो वो कोर्ट से सेटलमेंट कराना चाहती थी कि किसी भी तरकीब से सेटलमेंट हो जाए। ये झगड़े जो बन रहे हैं वो झगड़े दूर हो जाने चाहिए। एक ही दिन की पेशगी हो रही थी तो पेशगी ऐसे आरोप लगाता है, मीडिया में भी ये सब चीजें वायरल हो रही थी, तो पेशगी डिमांड की जज साहिबा ने शायद 2 लाख की वो पेशगी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सीधे सीधे जज से बातचीत जब होती है तो जज साहब पता चलता है कि 2 लाख की डिमांड कर बैठती है तो वो कहाँ से लाए इतना पैसा। वैसे भी पहले लगभग 2 लाख से ज्यादा तो अपने ससुराल वालों को दे ही चुका था। अब इस बीच में लगातार पैसे फिर आना जाना, 1800 किलोमीटर का सफर कोई नहीं होता है। लगातार जब इस तरह से चल रहा था, इसी बीच सेटलमेंट वाली बात जो आती है तो मेंटेनेंस के यानी जो बच्चा है उसके लिए वो खर्च की ये पैसे मांगे जाते हैं। मांग तो की जाती है लगभग 1-2 लाख के आसपास, लेकिन 1-2 लाख नहीं। जज साहिबा की इसी तरह से केस में 29 जुलाई 2024 को पति को एक आदेश किया जाता है कि आप बच्चे की परवरिश के लिए जब तक वो वयस्क नहीं यानी कि 18 साल तक ना हो जाए, जब तक 40,000 प्रति माह आपको देने ही पड़ेंगे। अब कोर्ट का आदेश था, उसको बात तो माननी ही थी, करे तो क्या करे। इधर जो बात आती है जान देने की तो कभी सास कह देती है अरे तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं आई, हमने तो अखबारों में भी पूरा टटोल के देख लिया। इस तरह की
बातें जब चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तब सास का भी एक अजीब तरह का रूप सामने आता है। और इसी तरह से ये 8 दिसंबर 2024 की वो रात उसने अपनी जिंदगी की उसे अंतिम रात बना लिया। 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चला तो लोग सोशल मीडिया पर पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्नों की एक कहानी थी, साथ ही यह 84 मिनट का ये एक वीडियो होता है जिसमें छोटे से छोटे पहलुओं के बारे में उसने बातचीत की थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस ने उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। जज ने जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया उसको लेकर वह परेशान हो चुका था। तब वो एक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। अब इसी बीच में जब ये पूरी कहानी बन जाती है उसके बाद फिर लड़के का जो भाई होता है जिसका नाम विकास मोदी होता है, का भाई बैंगलोर पुलिस स्टेशन जाता है, वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराता है यानी कि जो उसकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ और चाचा ससुर जो होता है सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। हर किसी के मोबाइल में पूरी कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से पत्रकारों का एक झमघट जाता है। 2-4 पत्रकार सीधा जौनपुर के उस रोटा उसमें पहुंच जाते हैं, जाकर वह बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पत्रकारों की यानी 11 दिसंबर 2024 का वाकया रहा होगा। जैसे घंटी बजाई जाती है, आवाज लगाई जाती है, लेकिन ना कोई घंटी पे आता है ना कोई आवाज पे आता है। लेकिन इसी बीच में जब पत्रकारों ने कैमरा चलाना शुरू किया तो लड़का यानी कि जो साला होता है और वो साथ ही जो उसकी अतुल की सास होती है वो बालकनी से उन्हें डांटते हुए धमकाते हुए कि इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश मत करना, यदि तुमने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इनकी सीधी सीधी धमकी पूरे देश भर में एक कहानी चल रही है। लोग आवाज उठा रहे हैं कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए, और इसके बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत तो देखिए कि मीडिया वालों की पूरी तरह से धमकाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर लोगों ने एक तरह से टेंट शुरू कर दिया है कि इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश मत करना, यदि तुमने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इसमें आवाज उठानी शुरू कर दी गई कि अतुल को हर हाल में इंसाफ मिलना ही चाहिए। और जो उसकी कहानी वायरल होती है, जब वो कहता है कि मैं जो पैसा कमाता हूँ और मैं पैसा कमाने से मेरे जो दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए मैं ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ ताकि मेरे परिवार के, मेरे पिता, मेरी माँ, ये सब कोई भी परेशान ना हो। साथ ही वो यहाँ तक भी कहता है कि जज को भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। पत्नी का भी नाम लेता है, साथ ही जो अपने साले का नाम लेता है, अपनी सास का नाम लेता है। आगे जो उसने वीडियो में बोला, जो उसने पत्र में लिखा है, इस पत्र के कितने मायने होंगे कितने नहीं होंगे, जितने आज आवाज उठा रही हैं, क्या इस आवाज पर लोगों की जज या कोई कोर्ट पसीज कह सकता है? क्या वाकई में इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उस लड़के ने जो जाते जाते कहा वो वाकई सबको भावुक कर दिया गया है। उसकी जो कुछ अपीलें थी वो अपील वाकई में तो नहीं कहूंगी कि मैं जो अतुल के साथ हुआ है, क्योंकि अतुल ने जो कहा है कि उसका जो बेटा है वो उसके माता पिता को मिल जाना चाहिए, उसकी पत्नी शायद सक्षम नहीं है। इतनी बड़ी बात एक पढ़ा लिखा आदमी एआई इंजीनियर को इस तरह की बातें कर रहा है, जो मरने से पहले ही अपनी बात बता के गया है, वो सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि ईश्वर के पास जा रहा था, इसीलिए ईश्वर के पास वो जाते जाते झूठ तो नहीं बोल सकता है। ये कहता है कि तब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए जब तक उसे इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ मिल गया तो ठीक है, अगर इंसाफ ना मिला तो उसी कोर्ट के सामने जो नाला है, गटर होगा, उसी गटर में उसे अस्थियों को बहा दिया जाएगा, और साथ ही उसकी पत्नी उसके शरीर को छू ना सके, उसकी लाश को छू ना सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। घटना ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। साथ ही कई तरह के मैसेज भी देके गए हैं। जब कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज को बारीकी से परखे, दोनों पक्षों को बिठाकर जानने की कोशिश करे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि वो उसके टूटने का सिर्फ एक भी ये कारण हो सकता है। पहली एफआईआर जब दर्ज होती है, एफआईआर की कॉपी जब हमारे पास हमें मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं उस एफआईआर कॉपी में इतनी
स्टिक भाषा लिखी हुई है, जिससे कोई बचने की कोशिश भी करे तो शायद आसान नहीं होगा। इसलिए किसी बहुत मजबूत तरीके, किसी जानकार नहीं, शायद ये रास्ते दिखाए होंगे। यही कारण है कि एक एक के बाद 9 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं और वो लगातार टूटता चला गया। तो आप लोग भी इन सब से बच के रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।